नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हेरिडिबिलिटी पार्ट 10। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरे वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप मेरे वीडियो के लिंक हिंदी या इंग्लिश में एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि विदित है कि अब तक हेरिडिबिलिटी सीरीज में मैंने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, जनरल फीचर्स, मिथ और मिसकंसेप्शंस, इम्पोर्टेंस, यूज़ ऑफ हेरिडिबिलिटी के साथ साथ मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिबिलिटी में से ट्विन एनालिसिस के बेसिस पर हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन, ऑफ स्प्रिंग पेरेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन, ये सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अब तक के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हाफ सिव एनालिसिस की बेसिस पर किस तरीके से हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन की जा सकती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं फुल सिव के बेसिस पर हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन, सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट्स फॉर हेरिडिबिलिटी एस्टिमेशन और किस तरीके से हेरिडिबिलिटी एस्टिमेट को इम्प्रूव किया जा सकता है, इस बारे में आने वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिव एनालिसिस के बेसिस पर किस तरीके से हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन की जा सकती है, आइए हम देखते हैं। सिव एनालिसिस दो तरीके से की जा सकती है, हाफ सिव एनालिसिस और फुल सिव एनालिसिस। ऑलरेडी मैंने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि हाफ सिव हम उस कंडीशन में कहते हैं जब प्रोजेनी के सिर्फ एक पेरेंट कॉमन हो, ग्रुप ऑफ प्रोजेनी जिसमें सिर्फ एक पेरेंट कॉमन हो, तो उन्हें हम हाफ सिव बोलेंगे। फुल सिव हम उस कंडीशन में बोलेंगे जब ग्रुप ऑफ प्रोजेनीज के दोनों पेरेंट कॉमन हो। इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैं हाफ सिव एनालिसिस के बेसिस पर किस तरीके से हेरिडिबिलिटी की एस्टिमेशन की जा सकती है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हाफ सिव एनालिसिस भी दो प्रकार से किया जा सकता है, पैटर्नल हाफ सिव और मैटरनल हाफ सिव। पैटर्नल हाफ सिव वैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसके सायर कॉमन होते हैं, और मैटरनल हाफ सिव वैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें डैम कॉमन होते हैं। ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सिव्स, द पैटर्नल हाफ सिव आर मोर कॉमन इन लाइव स्टॉक स्पीसीज बिकॉज सायर कैन बी मेटेड to a number of dams and thus resulting in a number of half sieves. पैटर्नल हाफ सिव और मैटरनल हाफ सिव्स, इन दोनों में से पैटर्नल हाफ सिव्स फार्म के अंदर ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं, क्योंकि जो सिप्स होते हैं वो किसी पीरियड में, किसी समय में कई सारे डैम्स के साथ मेट कर सकते हैं, या उनके सीमेंस को आज AI की टेक्नोलॉजी की मदद से किसी एक पार्टिकुलर सायर के सीमन को कई सारे डैम्स पर यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से पैटर्नल हाफ सिव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें पॉपुलेशन में, फार्म में मिलते हैं। इस वजह से यह काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है पैटर्नल हाफ सिव का अप्रोच को। द टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग प्रोजेनी फॉर ए ट्रेट इज पार्टीशन्ड थ्रू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इनटू टू कंपोनेंट। अब जो प्रोजेनी होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उनके बीच में किस तरीके का वेरिएशन किस तरीके के आ रहे हैं, उसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की मदद से डिफरेंट कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में हम बांटते हैं। वेरिएशन बिटवीन द प्रोजेनी ऑफ डिफरेंट सायर्स रेफर्ड टू एज बिटवीन सायर और बिटवीन फैमिली वेरिएशन। एक तरीके का वेरिएशन वो होगा जिसमें कि वेरिएशन बिटवीन द प्रोजेनी ऑफ डिफरेंट सायर्स, डिफरेंट सायर्स के
से जो डिफरेंट प्रोजेनीज आएंगे उनके बीच में किस तरीके के वेरिएशंस है उसको हम स्टडी करते हैं। इसे हम बिटवीन सायर वेरिएशन या बिटवीन फैमिली वेरिएशन भी कहते हैं। अब दूसरा जो वेरिएशन है वह है वेरिएशन विदिन द प्रोजेनी ऑफ सायर्स रेफर्ड टू एज विदिन सायर और विदिन फैमिली वेरिएशन। इस तरीके के जो वेरिएशंस होते हैं वह किसी एक सायर से जो कई सारे प्रोजेनीज आते हैं उनके बीच में, उन प्रोजेनी के बीच में किस तरीके का वेरिएशन उसे हम स्टडी करते हैं और इसे हम विदिन सायर या विदिन फैमिली वेरिएशन कहते हैं। अब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा को यूज़ करने के बाद इस तरीके से हाफ-सिव एनालिसिस से एनोवा टेबल के मदद से हम कर सकते हैं। यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन में बिटवीन सायर, विदिन सायर दो तरीके के सोर्स हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम S-1 और L-S होते हैं बिटवीन सायर और विदिन सायर में। यहाँ पर हमने ऑलरेडी नीचे S क्या है, K क्या है, N क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने डिफाइन कर रखा है। S जो है कैपिटल S टोटल नंबर ऑफ सायर्स इन दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितने सायर यूज किए जा रहे हैं वह S है। कैपिटल N जो है वह है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इन दी पॉपुलेशन, जो टोटल नंबर प्रोजेनीज के है पॉपुलेशन में उसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और जो K है वह नंबर ऑफ प्रोजेनी पर सायर है। तो इस तरीके से एनोवा टेबल की मदद से हम बिटवीन सायर और विदिन सायर ये दो सोर्स ऑफ वेरिएशन को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाला, फिर हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। सम ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद उसे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव मीन सम ऑफ स्क्वायर मिल जाता है। और एक्सपेक्टेड कंपोजिशन ऑफ मीन स्क्वायर जो है EMS जो है वह सिग्मा स्क्वायर W जो कि विदिन सायर वेरिएंस है प्लस के सिग्मा स्क्वायर S जो है वह बिटवीन सायर वेरिएंस है। तो इस तरीके से हमने बिटवीन सायर वेरिएंस में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स वेरिएंस के हैं वो इस तरीके से स्टडी किए जाते हैं। फिर विदिन सायर सोर्स ऑफ वेरिएशन में भी इसी प्रकार से हम कैलकुलेट करते हुए मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड कंपोजिशन ऑफ मीन स्क्वायर होता है वह सिग्मा स्क्वायर W या फिर हम विदिन सायर वेरिएंस या विदिन फैमिली वेरिएंस हम इसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे लिए सिग्मा स्क्वायर W और सिग्मा स्क्वायर S कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें आगे हेरिडिटेबिलिटी के एस्टिमेशन में मदद करेगा। तो इस प्रकार से हमने जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वेरिएशन के वो हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है इंट्रा क्लास कोरिलेशन जिसे हम स्मॉल t से भी डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वह सिग्मा स्क्वायर S डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर S प्लस सिग्मा स्क्वायर W होता है। और यह जो इंट्रा क्लास कोरिलेशन है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली यह पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में या फिर वाइवा में या इंटरव्यू में। मुझे याद है मैं जब ARS के इंटरव्यू में बैठा था तो मेरे से पूछा गया था सिग्मा इंट्रा क्लास कोरिलेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से उसे डिनोट किस टर्म से किया जाता है, उसे किस तरीके से सिम्बोलाइज्ड किया जाता है, तो T से सिम्बोलाइज्ड किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेरे से भी ARS एग्ज़ाम इंटरव्यू में यह पूछा गया था। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और यह जो इंट्रा क्लास कोरिलेशन होता है वह हाफ-सिव एनालिसिस में 1/4 हेरिडिटेबिलिटी का होता है। T = 1/4 हेरिडिटेबिलिटी। तो यदि हमें हेरिडिटेबिलिटी को एस्टिमेट करना है तो हम यदि इंट्रा क्लास कोरिलेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4 इंटू इंट्रा क्लास कोरिलेशन या फिर 4T इक्वल होता है हेरिडिटेबिलिटी का। तो इस तरीके से हाफ-सिव कोरिलेशन हाफ-सिव एनालिसिस की मदद से हम हेरिडिटेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पैटर्नल हाफ-सिव एनालिसिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिटेबिलिटी फॉर ऑल द लाइव स्टॉक। मैक्सिमम जो लाइव स्टॉक्स के कंडीशन में जो हम हेरिडिटेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं वह पैटर्नल हाफ-सिव एनालिसिस की मदद से ही करते हैं। मैटरनल हाफ-सिव्स आर रेयरली यूज्ड देन द पैटर्नल हाफ-सिव्स टू एस्टिमेट हेरिडिटेबिलिटी मेनली फॉर
2 रीजंस। मैटरनल हाफ सिव एनालिसिस हम बहुत कम रेयरली यूज्ड करते हैं लाइव स्टॉक के केस में हेरिटेबिलिटी के एस्टिमेशन के लिए। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हैं। जो पहला कारण है वह है द नंबर ऑफ मैटरनल हाफ सिव्स पर फैमिली इज़ वेरी स्मॉल। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि मैटरनल हाफ सिव वाले जो ग्रुप होते हैं और प्रोजेनी के, वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम संख्या होती है। और जो दूसरा कारण है वह है द कोवेरियंस बिटवीन मैटरनल हाफ सिव्स फॉर सम ट्रेड्स may be increased by maternal effects. This is due to the fact that maternal half siblings are exposed to similar uterine and postnatal maternal environment provided by the same dam. अब यहाँ पर जब हम मैटरनल हाफ सिप को यूज करते हैं तो कॉमन इन्वायरमेंट इफेक्ट जो होता है वह अपना रोल प्ले करता है। मैटरनल इफेक्ट आ जाता है कॉमन इन्वायरमेंट इफेक्ट की वजह से। मैटरनल इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से जो डिफरेंट हाफ सिप्स होते हैं उन्हें सिमिलर इन्वायरमेंट मिलता है, सिमिलर यूटेराइन इन्वायरमेंट प्री बर्थ और पोस्ट नेटल मैटरनल कॉमन मैटरनल इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होता है, जिस वजह से जो हेरिटेबिलिटी की वैल्यू है वह बायस्ड हो जाती है। तो इस वजह से भी हमें मैटरनल हाफ सिव एनालिसिस को यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कॉमन इन्वायरमेंटल इफेक्ट, मैटरनल इफेक्ट अपना रोल प्ले करता है। अब हाफ सिव मेथड के क्या कुछ एडवांटेज है वो हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वह है पैटर्नल हाफ सिव एनालिसिस प्रोवाइड्स एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ हेरिटेबिलिटी इन द नैरो सेंस। पैटर्नल हाफ सिव एनालिसिस की मदद से हमें हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस में मिलता है और वह भी अनबाइस्ड एस्टिमेट मिलता है। तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हमें अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी मिल जाता है। यह इसका पहला एडवांटेज है इस मेथड्स का, इस मेथडोलॉजी का। हेरिटेबिलिटी एस्टिमेटेड फ्रॉम हाफ सिव कोरिलेशन इज़ फ्री फ्रॉम नॉन एडिटिव जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। जो हम हाफ सिव कोरिलेशन मेथड से जो हम हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं वह नॉन एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट और इन्वायरमेंटल इफेक्ट से फ्री होते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ पेरेंट। यहाँ पर हमें पेरेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में हमें किसी तरीके के इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होता है। इस वजह से हमारा रिकॉर्डिंग जो है, कम रिकॉर्डिंग की मदद से भी हम यहाँ पर हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। जो चौथा एडवांटेज है वह है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सच एनालिसिस इज अवेलेबल इन रूटीन। दिस मेथड इज़ फेयरली इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। अब जिस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है वह जनरली रूटीन में फार्म पर अवेलेबल होता है, उसे यूज करके हम हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। इस वजह से यह जो मेथड होता है वह काफ़ी इनएक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने हाफ सिव मेथड से किस तरीके से हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट किया जा सकता है इस बारे में चर्चा किया। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।